वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, प्रॉबेबली द मोस्ट फंडामेंटल टेक्निक इन दिस एंटायर सीरीज़। उसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। उस पर आएंगे। जो बात हमें जाननी ज़रूरी है वो है नोशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है तो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या है सैंडविच थ्योरम? मान लें हमारे पास दो रियल सीक्वेंसेस हैं ए एन और बी एन, और फिगर में मैंने ये जो नीचे वाला प्लॉट है ये ग्राफ ऑफ एन है या प्लॉट ऑफ ए एन है, और जो ऊपर वाला प्लॉट है वो प्लॉट ऑफ बी एन है। अब वो दिखने में मोनोटोनिक है, ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिख रहा है और बी एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिख रहा है, पर ऐसा कुछ मैं कह नहीं रहा हूँ, वो बस फिगर में दिख रहा है। और मान ले हमारे पास एक और रियल सीक्वेंस है such that it is sandwiched between the original two sequences. ओके तो ये जो ऑरेंज वाले डॉट्स हैं दीज डिनोट द प्लॉट ऑफ एक्स एन। मैं लिख देता हूँ फिगर में जस्ट टू सजेस्ट। ये जो नीचे वाला है ये ए एन का प्लॉट है। पूरी चीज़ लिख देता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ ए एन। ऊपर वाला है ग्राफ ऑफ बी एन, और जो ऑरेंज वाली चीज़ है वो है ग्राफ ऑफ एक्स एन। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके सो देन द कंक्लूजन इज, सो अस्यूम इन दोनों की लिमिट सेम है, तो जो ओरिजिनल सीक्वेंसेस थे ए एन और बी एन हम उन्हें कन्वर्जेंट मान रहे थे। ओके सो ये सीक्वेंसेस ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। शायद मैंने बोला नहीं पहले। These two sequences are convergent and there is this another sequence which is sandwiched between the two. और अब अगर हम मान लें कि जो लिमिट्स हैं ओरिजिनल दो सीक्वेंसेस की वो बराबर है, say this limit is L, the conclusion is ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट भी L है। एकदम इंटुइटिव बात है, ये थ्योरम में कोई रहस्य नहीं है, पर फिर भी मैं बात को बोल देता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है दिस करस्पॉन्ड्स टू द रियल नंबर L। तो ये कहने का क्या मतलब है कि लिमिट ए एन इज़ एल? ये कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई एप्सिलन बैंड बनाएंगे इस डॉटेड लाइन के अबाउट, तो अल्टीमेटली ए एन के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं इस प्लॉट में, यानी ए एन के प्लॉट में जो पॉइंट्स हैं वो अल्टीमेटली इस बैंड के अंदर ही होंगे। सिमिलरली ये कहने का क्या मतलब है कि सेम एप्सिलन एक बार फिक्स्ड है, उसी एप्सिलन के लिए हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली बी एन के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस एप्सिलन बैंड के अंदर होंगे। यानी कि क्योंकि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रू हैं, कोई भी एप्सिलन हम फिक्स करें और एप्सिलन बैंड बनाएं एल के अबाउट, तो अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स उस बैंड में होंगे और जो ऊपर के वाइट वाले पॉइंट्स हैं वो भी उसी बैंड में होंगे साथ में। अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम विल लाई इन दिस बैंड। तो जैसे इस पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग ये दोनों डॉट्स उस बैंड में हैं, उसके फ्यूचर वाले में भी दोनों डॉट्स हैं एंड सो ऑन। पर जो ऑरेंज वाले डॉट्स हैं वो इन वाइट वाले डॉट्स के बीच में कहीं पर होने पर मजबूर हैं। वो इस कंडीशन की वजह से, ये जो कंडीशन है उसकी वजह से ऑरेंज वाले हमेशा सैंडविच्ड है वाइट वाले डॉट्स के बीच में। तो अगर ये किसी बैंड में आ गए सबके सब और ये किसी बैंड में आ गए सबके सब, तो अपने आप ही ऑरेंज वाले भी उसी बैंड में आ गए। इस वजह से अल्टीमेटली द ऑरेंज वंस ऑल्सो लाई इन द सेम एप्सिलन बैंड। इस चीज़ को अब मैं बस लिखने जा रहा हूँ, पर खुद भी आप कोशिश करें लिखने की, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। तो प्रूफ यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट एप्सिलन बी ग्रेटर देन 0, want to show that this happens ultimately.
अगेन रिकॉल, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एप्सिलॉन बैंड एल के अबाउट बनाया जाए तो अंततः ये जो ऑरेंज पॉइंट्स हैं वो उस बैंड में ही होंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस मीन्स ज्योमेट्रिकली. ओके, बट वी नो, व्हाट डू वी नो? वी नो this happens ultimately and this also happens ultimately. ये इस वजह से क्योंकि ए एन कन्वर्जेस टू एल, और दूसरा उस वजह से क्योंकि बी एन कन्वर्जेस टू एल. पर क्योंकि ये दोनों साथ में हो रहे हैं अल्टीमेटली, या ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि ये भी अल्टीमेटली हो रहा है और ये भी अल्टीमेटली हो रहा है, सो दे विल हैपन. देयरफॉर right, this is happening ultimately, sorry, this is happening ultimately and this is happening ultimately, so both together will happen ultimately. पर इसको अब डिकोड करते हैं. what does this mean? One way to express the same thing is, that is, this and similarly ultimately. all right, बस इसका रीस्टेटमेंट ये है, कुछ भी नहीं किया. पर अब क्योंकि xn dominates an, this will give an inequality about xn, and xn is dominated by bn, so this will give an inequality about xn. अब which one do we want? We want ultimately to मतलब ultimately नहीं बोलना चाहिए, we want to show this, ये हम दिखाना चाहते हैं कि this is happening ultimately. ओके, तो ये लाने के लिए एटलीस्ट ये वाला जो साइड है, ये लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक्स एन ए एन से बड़ा है, केवल अगर हम ये पार्ट रिटेन कर लें, इस पार्ट से ही आ जाएगा कि वो लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी हो रही है. सो फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. और सिमिलरली ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा. तो ये वाला जो पार्ट है, दैट गिव्स अस, दिस इम्प्लाइज दिस, एंड ये वाला जो पार्ट है, दैट इम्प्लाइज अल्टीमेटली. इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. ये जो डिडक्शन आया है, इसको फिगर से एक बार वही बात को बोलने की कोशिश करते हैं जो अलजेब्रा में बोली. ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि मान लो कोई एन फिक्स्ड है, तो दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट, रियली दिस पॉइंट इज़ एन कॉमा ए एन, राइट? तो जब हम ये बोल रहे हैं, इसको ग्राफ ऑफ ए एन में कैसे देखें? इसका मतलब हो गया कि अगर हम एल माइनस एप्सिलॉन वाली लाइन लें, तो एन कॉमा ए एन जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर है. बस एग्जैक्टली वही बात ये है. और क्योंकि एन कॉमा एक्सन यानी जो ऑरेंज वाला पॉइंट है, ये हमेशा एन कॉमा एन के ऊपर ही है. दिस इज जस्ट टेलिंग अस कि एन कॉमा एक्सन इज अबव एन कॉमा ए एन. एक्सन के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ग्राफ में, वो ए एन के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसके ऊपर ही है हमेशा. तो अगर ये इस लाइन के ऊपर आ गया, एल माइनस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर आ गया, तो जो ऑरेंज पॉइंट है वो भी उस लाइन के ऊपर आ गया, और उस वजह से हम ये लिख सकते हैं. सिमिलरली दिस कैन बी जस्टिफाइड. ऑलराइट, सो वी हैव दीज टू थिंग्स. पर इसको अगर हम साथ में लिखें, दिस हैपेंस अल्टीमेटली, दैट इम्प्लाइज it's exactly the same thing as saying that this happens ultimately. That's it. कुछ नहीं था प्रूफ में, बस जो बात हम विजुअली कह रहे थे प्रूफ के पहले, जो हमने इंट्यूशन दिया, बस उसका ही एग्जीक्यूशन है. सो प्रूफ इज़ नॉट हार्ड और एनीथिंग. देख के ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी खास बात बोल दी, पर इट्स वेरी यूजफुल. वन थिंग विच इज़ एन एक्सरसाइज इज कि इसको थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता है स्टेटमेंट को. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ultimately. Okay, so make sure you do this exercise. ये जो proof है, this proof goes through ditto with this somewhat relaxed hypothesis. Okay, so fine, this is the sandwich theorem. और अब इसको थोड़ा सा illustrate करेंगे via examples or illustrations as you may want to call them.
सो बिफोर वी कम टू द इलस्ट्रेशंस, एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फैक्ट जो आपने पहले कहीं सीखा होगा ज़रूर। हम कह रहे हैं अगर एक एंगल एक्स है रेडियन में 0 और π/2 के बीच में है तो ये चीज़ होल्ड करती है। वेरी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग। लेट मी गिव अ प्रूफ। तो ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, और ये जो नंबर है x, दैट इज़ दिस आर्क लेंथ, यानी कि ये एंगल x है, राइट। ये एंगल x है, कहने का मतलब ही ये होता है कि अगर यूनिट सर्कल ये है तो दिस आर्क हैज़ लेंथ इक्वल टू x। बट अगेन कई बार मैं बोल चुका हूँ कि आर्क लेंथ प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन थ्योरी चाहिए, तो अभी हम इंट्यूशन से काम चला रहे हैं। ऑल राइट, सो ये फिगर हमारे पास है, दिस इज सम फिगर। क्यों बनाया ये फिगर वो मैं नहीं समझाऊंगा, दिस इज सम फिगर। पॉइंट इज वी विल जस्ट यूज दिस सिंपल ज्योमेट्रिक विजुअल फैक्ट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is less than area of the sector OAB, and that is less than area of triangle AOC। क्या बोल रहा हूँ, ये जो एरिया है ट्रायंगल AOB का, दैट इज ओवर हियर, दिस इज डोमिनेटेड बाय इस सेक्टर का एरिया, सिंपली बिकॉज द सेक्टर कंटेन्स ट्रायंगल AOB। और ये जो सेक्टर है दिस इज कंटेन्ड इन दिस ट्रायंगल AOC, तो ट्रायंगल AOC का एरिया उस सेक्टर के एरिया से बड़ा है। सो दिस इज बिलीवेबल। तो अब ये तीनों चीज़ें हम लिखेंगे, इनकी क्या एक्सप्रेशन हैं एक्स के टर्म्स में। सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले ट्रायंगल OAB का क्या एरिया है, ये x है, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल हमें पता है और उसकी जो डिफाइनिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ्स पता है, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ AB sin x। उसको यूज़ करेंगे तो इसका एरिया हम तुरंत लिख सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली वे टू डू इट, बट ठीक है। सो दिस इज हाफ into the product of the length of the sides defining the angle x times the sine of the angle x, right। मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। ओके, नाउ दिस इज लेस दैन एरिया ऑफ द सेक्टर OAB, इस सेक्टर का एरिया। अब यहाँ पे हम इंट्यूशन पे रिलाई करेंगे, जो भी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया ये सेक्टर कंज्यूम कर रहा है ऑफ द एरिया ऑफ द डिस्क, राइट। इस डिस्क का कुछ एरिया है विच वी नो इज व्हाट, इट इज पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज पाई। तो इस पूरी डिस्क का एरिया पाई है, उसका कुछ फ्रैक्शन ये कंज्यूम कर रहा है। कौन सा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन? वेल, इट्स द सेम फ्रैक्शन एज लेंथ ऑफ दिस आर्क divided by the total length. This should be kind of intuitively obvious. For example, अगर यहाँ तक बात चली गई होती, अगर ये जो पॉइंट है वो यहाँ होता, तो बेसिकली ये चौथाई है जो क्वाड्रेंट है उसके एरिया की बात होती, पर ये जो आर्क है दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल, और उस वजह से दिस एरिया वुड बी 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। सो वो वाली बात, अगेन जस्टिफाई एवरीथिंग इन योर माइंड और मे बी स्पेल इट आउट इन योर माइंड। So this is less than total area of the disk times the fraction of this arc length. मैं लिख देता हूँ, बात समझ में आएगी। So this is length of arc AB divided by circumference, राइट। सो जस्ट जस्टिफाई दिस इन योर माइंड, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंड दिस इज लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC कैसे निकालें? ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है। ओके, नाउ दिस इज x, दिस इज 1, तो ये लेंथ क्या है? tan x का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो लेंथ ऑफ दिस इज tan x। और जो शब्द है tan, टेंजेंट, वो आता ही यहाँ से है, दिस इज टेंजेंट, राइट।
Okay, so AC is just tan x, this is 1, this is 90. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इज हाफ इंटू बेस को 1 लिया है और हाइट इज tan x, so it's just half of tan x, half into base into height. Okay, so what does this imply? This gives us half sin x is less than pi. Length of RKB क्या है? Length of RKB is x, क्योंकि ये एंगल x है by definition of the angle. So this is x और circumference is 2 pi, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो circumference is 2 pi, या पता नहीं circumference ही बोलते हैं. हाँ, now this is less than half tan x, so that gives us, that's it. उससे ये चीज़ प्रूव हो गई. तो some basic trigonometry, but I recalled it. तो एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो यहाँ लिखी हुई है, इसको जब हम लिमिट्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि अगली लेक्चर सीरीज़ है, इस लेक्चर सीरीज़ में नहीं पढ़ेंगे, इसी बात को ऐसे लिखेंगे. तो ये स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है, पर अभी हमें इसका मतलब ही नहीं पता. इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन विच ऑन एक्स टेक्स दिस वैल्यू व्हेनेवर एक्स इज नॉन ज़ीरो. तो व्हाट डज दिस इवन मीन, हमें नहीं पता. अभी तक तो हमने केवल लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस की बात करी है, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस की बात नहीं करी है. ओके, सो बाद में जब हम ये पढ़ लेंगे वी विल सी दैट दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ व्हाट इज रिटन ओवर हियर, या ऐसा बोल लें कि दिस होल थिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस रादर. ओके, सो हाउ डू वी शो दिस? वी विल जस्ट यूज व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस स्लाइड. तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं, सिंस this happens always, we have okay, so this is useful. This implies correct, पर मैं एक लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा. एक ही बात नहीं है, पर इट्स सर्टनली एन इम्प्लीकेशन. यहाँ से ये बात हम लिख सकते हैं. और ये क्या कह रहा है? दिस इम्प्लाइज कुछ नहीं किया है, इसको बस tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, बस उतना ही किया है और रीशफल किया है. तो हमारे पास ये दो चीज़ें आई, एक ये इनइक्वालिटी आई और एक ये तो है ही. तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास है करेक्ट. तो दिस पार्ट इज़ फाइन, ये तो हमारे लिए यूज़फुल है. इससे क्या हो रहा है, ये क्यों किया? वेल, जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे ये जो चीज़ें ये ज़ीरो के पास जाती जाएगी, और कॉस ऑफ ज़ीरो 1 होता है. तो इट स्टैंड्स टू रीज़न कि शायद इसकी लिमिट 1 हो, और फिर हम सैंडविच थ्योरम लगा पाएंगे. ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ही, दिस इज़ द कांस्टेंट सीक्वेंस. हर एक n के लिए अगर हम वो सीक्वेंस कंसिडर करें 1 1 1 1, सो दिस इज़ द कांस्टेंट सीक्वेंस. ये तो कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 1 है. और ये ह्यूरिस्टिकली तो हमें कम से कम समझ में आ रहा है कि ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना चाहिए जिसकी लिमिट 1 है. पर इसको प्रूव कैसे करें? वन वे टू प्रूव दिस इज़ द फॉलोइंग. वी हैव cos ऑफ 1 बाई n, हमको ये पता है, सॉरी 2n आएगा नीचे, राइट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. और हमको पता है कि दिस गोज टू ज़ीरो. वेल, हमने पहले किसी लेक्चर में देखा था कि दिस थिंग एज n गोज टू इन्फिनिटी, दिस गोज टू ज़ीरो. करेक्ट. तो वी आर जस्ट यूजिंग दैट फैक्ट. इनफैक्ट ये फैक्ट आप सैंडविच थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एट मोस्ट 1 बाई n एंड डोमिनेटेड बाई ज़ीरो. तो दिस शोज बाय सैंडविच थ्योरम कि इसकी लिमिट 0 है, और फिर उससे फॉलो कर जाएगा कि इस चीज़ की लिमिट 1 है, राइट. साइन 1/2n विल बिकम एज स्मॉल एज यू लाइक, तो उसका स्क्वायर विल ऑल्सो बिकम एज स्मॉल एज यू लाइक, तो उसका ट्वाइस विल ऑल्सो बिकम एज स्मॉल एज यू लाइक. सो जस्ट मेक गिव सम आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट टू शो कि एक्चुअली द लिमिट ऑफ cos 1 बाई n इज 1.
सो या सो जस्ट अप्लाई सैंडविच एंड यू आर डन. ओके, सो मैं और कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बट आई होप दिस वॉज क्लियर. तो अभी तो हमने इसको बहुत बेसिक से फंडामेंटली प्रूव किया. जब हम बाद में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे दूसरी लेक्चर सीरीज़ में, तो हम ज़्यादा पावरफुल मेथड सीखेंगे, टेलर्स थ्योरम, लोपिताल्स रूल एट्सेट्रा. तो इस तरह के जो थ्योरम्स हैं बहुत ट्रिवियल हो जाएंगे. ऑल राइट, सो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच. ओके, सो पहला इलस्ट्रेशन, ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती एट्सेट्रा. सो थिंक अबाउट दिस. ओके, तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ आए सामने, तो जो फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला विचार आता है दिमाग में या आना चाहिए, वो ये कि क्या हम कुछ इसको अपर बाउंड कर सकते हैं और क्या लोअर बाउंड कर सकते हैं. उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस सीक्वेंस के बारे में. फॉर एवरी एन दिस इज़ अ नंबर, सो वी हैव अ सीक्वेंस. एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड हम निकालेंगे. अगर वो बहुत करीब आ गया अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तो हम सैंडविच अप्लाई कर सकते हैं. नहीं आया तो फिर और सोचना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ द मोस्ट नेचुरल अपर बाउंड. ये जो टर्म्स हैं ये डिक्रीजिंग है. तो अगर हर जो टर्म फर्स्ट टर्म के बाद आ रहा है उसको हम फर्स्ट टर्म से ही रिप्लेस कर दें, तो ये बढ़ जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग टर्म्स हैं. एंड सिमिलरली वी कैन गेट अ लोअर बाउंड. तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ लिखी है ब्रैकेट्स में वो कुछ नहीं है, वो ये सम है. समेशन नोटेशन में वो ये सम है. सो दिस इज अपर बाउंडेड बाय, हर टर्म को अगर मैंने फर्स्ट टर्म से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर n टर्म्स. हर एक टर्म की जगह जो फर्स्ट टर्म के बाद आ रहा है वहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म ही लिख दिया, तो जो जो बनेगा वो कम से कम इससे तो बड़ा ही होगा या छोटा नहीं होगा. एंड दिस इज सिमिलरली लोअर बाउंडेड बाय n टाइम्स द लास्ट टर्म. ओके, मेक श्योर यू गेट दिस. तो वी हैव दिस. अब ये जो चीज़ है हर एक n के लिए एक नंबर है, ये चीज़ हर एक n के लिए एक नंबर है, तो हमारे पास दो सीक्वेंसेस आ गए और उसके बीच में हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो सैंडविच्ड है. अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है और दोनों की लिमिट सेम है, देन वी कैन इमीडिएटली कमेंट ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस एंड फाइंड इट्स लिमिट. पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें आगे कुछ सोचना पड़ेगा. पर लेट्स सी, दिस शुड ऑलरेडी फील लाइक कि ये तो 1 पे जा रहा है. क्यों? ये जो चीज़ है बड़े n के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक n स्क्वायर, राइट. बस उसमें एक 1 का ही तो इंक्रीमेंट है. यानी कि यू कैन काइंड ऑफ प्रिटेंड कि ये जो चीज़ है दिस इज n स्क्वायर और उसके ऊपर एक रेडिकल लगा हुआ है, तो दिस इज रूट n स्क्वायर सॉर्ट ऑफ. अभी मैं ह्यूरिस्टिकली बात कर रहा हूँ. सो दिस थिंग शुड फील लाइक कि ये तो इसके ही बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि रूट ऑफ n स्क्वायर इज n. सिमिलरली यू कैन आर्ग्यू कि ये जो चीज़ है, व्हाट इज दिस, जो डिनोमिनेटर है n इन कंपेरिजन टू n स्क्वायर इज नथिंग. वो कुछ खास परिवर्तन नहीं कर पाएगा n स्क्वायर में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच लाइक दिस नंबर. ठीक है, पर अब इसको हमें थोड़ा रिगरसली बोलना पड़ेगा इस बात को. तो ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली, हम अपनी लाइफ थोड़ी आसान बना सकते हैं. वी कैन जस्ट से दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1. ये तो हमें पता ही है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट. दिस इज क्लियरली लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ सोचना नहीं है. सो दिस इज़ फाइन. हमको अभी हमने जो बात करी उससे क्या इंटुइशन आया कि ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है, तो शायद हमारा आंसर 1 ही है. तो हम वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली दिस लिमिट इज़ 1, सो दिस अपर बाउंड हेल्प्स अस. तो हम यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे. कैन वी शो कि दिस ऑल्सो गोज टू 1? वेल राइट. तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे कि दिस इम्प्लाइज, दिस इज़ जस्ट वन लिटिल ट्रिक. इसकी कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट, बट दिस इज़ वन ट्रिक. तो क्या हुआ, दिस इज़ लेस देन 1, वो तो चलो यहाँ लिख दिया है. ये जो टर्म है वो इससे बड़ा ही है, तो फर्दर हम ये इनइक्वालिटी लिख सकते हैं. और ये क्यों किया? क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, राइट.
अगेन दिस में फील लाइक अ ट्रिक, पर वी कैन इजीली गेट अराउंड इट। हम थोड़ा सा और अगर फ्यूचर लेक्चर्स में सीखेंगे तो ये सब ट्रिकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आइडिया वॉज, मेरे दिमाग में जो आइडिया था इनिशियली वो ये था कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूंगा, ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है, क्योंकि मैंने एन स्क्वायर ज़बरदस्ती बाहर निकाल लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट 1/√1 + 1/n। ओके, पर ये जो नीचे वाला सीक्वेंस है ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इट विल फॉलो कि जो उसका रेसिप्रोकल सीक्वेंस है वो भी 1 पे कन्वर्ज करेगा। ये चीज़ हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया, बस और कुछ नहीं। सो वी हैव दिस इन इक्वालिटी ऑल्सो, बट वॉट इज दिस थिंग? दिस इज n/n+1, but we can write this as such। ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है, एंड दैट ये तो 1, दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस 1, दिस कन्वर्जेस टू 1। सो देयरफॉर आवर आंसर इज कि ये जो चीज़ है कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट 1 है। ओके, सो try to absorb all this। all right, ओके, तो अब क्या है, अंदर कुछ भयानक सी चीज़ लिखी है, फिर उस पर nth रेडिकल है, राइट? दिस इज द nth रूट ऑफ द थिंग इनसाइड, और इसकी लिमिट की बात करनी है, डज इट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, एटसेट्रा। ओके, थिंक अबाउट दिस। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो हम ये नोट करें कि ये और ये सेम ही है, भले ही कितने ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट लुकिंग है, स्कैरी लुकिंग है तो सेम ही। तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1 यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो वी नो कि ये जो चीज़ है दैट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर 1 लिख दें तो इट बिकम्स इक्वल टू दिस। ओके, वेरी सिंपल स्टेप। एंड नाउ व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब इंट्यूशन क्या है? व्हाट शुड दिस बी? ये जो चीज़ है, दिस थिंग इज़ नॉट मच लाइक, दिस इज़ एट मोस्ट 1 एंड एट लीस्ट 0, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है तो 0 और 1 के बीच में ही कुछ है, और उस पर nth रेडिकल लगा दिया। तो कोई क्वांटिटी जो 0 और 1 के बीच में, सॉरी, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है 0 और 2 के बीच में ही है, राइट? दिस क्वांटिटी इज बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस होल क्वांटिटी इज बिटवीन 0 एंड 2। उस पर nth रेडिकल लगा दिया तो एकदम डैम्पन कर देगा ना उसको। देयर फोर एटलीस्ट इंट्यूशन ऐसा आना चाहिए कि दिस nth रेडिकल शुड डैम्पन इट टू 1, मतलब 1 बना देगा उसको। जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू 1 के करीब जाती जाएगी। Okay, so now can we somehow, maybe use sandwich theorem or whatever? So we know कि ये चीज़ एटलीस्ट 1 है, तो उसका nth रेडिकल भी एटलीस्ट 1 है। So we get this is at least 1 and this is at most the nth radical of 2, क्योंकि ये चीज़ at most 1 है। एंड नाउ वी कैन यूज सैंडविच थ्योरम। हम जानते हैं इसकी लिमिट 1 है, पिछली बार सीखा था, इसकी लिमिट भी 1 है, देयरफॉर बाय सैंडविच दिस इज 1। तो भले ही ये कितना ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, इट वॉज नथिंग, ये फालतू में ये बड़े बड़े नंबर से यहाँ बैठे हुए हैं। ओके, वेरी नाइस। अगला इलस्ट्रेशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थिंक अबाउट दिस, ये शो करना है। ओके, तो इसको मैं 2 तरह से बताना चाहता हूँ। पहला जो मैं प्रूफ दूंगा वो रिग्रेस नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्या रिग्रेस नहीं है, उसमें क्या समस्या है और वट एवर। सो बिफोर वी गेट टू दैट, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हम डील कर रहे हैं, अंदर जो चीज़ है दैट इज़ लाइक एन स्क्वायर, सॉर्ट ऑफ लाइक एन स्क्वायर, राइट? इट्स जस्ट एन स्क्वायर प्लस एन, और उस पर एक रेडिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक एन है, अंदर एन स्क्वायर जैसी चीज़ है, इट्स लुकिंग लाइक कि ये कैंसिल होकर 0 जैसा कुछ बन जाना चाहिए, बट इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट कैंसिलिंग आउट एंड बिकमिंग 0, इट्स बिकमिंग हाफ। फाइन, सो व्हाट वी विल डू इज़ हम इसको ऐसे लिख लेंगे।
राइट। ये n रेडिकल में नहीं है, n इज मल्टीप्लाइड विद दिस स्क्वायर रूट एंड दैट कैन बी रिटन एज, n को हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो इस क्वांटिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। तो ये मैंने स्क्वायर रूट का कर्व बनाया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द रूट फंक्शन, और मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, अंदर एक डॉट लिख दूंगा, मैं एक्स नहीं लिखूंगा, अंदर एक डॉट लिख दे रहा हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रूट फंक्शन, और ये 0.1 है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज, अगर दिस इज 1+1/n, तो दिस वर्टिकल लेंथ इज दैट गाय। और ये जो वैल्यू 1 है, हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 की तरह सोचेंगे, 1 विल बी थॉट ऑफ एज स्क्वायर रूट ऑफ 1। ओके, so let me draw this diagram. राइट, तो व्हाट इज दिस क्वांटिटी, वो इन दोनों की लेंथ्स का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ तो वो ये लेंथ के बराबर है। ओके, लेट मी डू दैट। ऑल राइट, और अब एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन हम करेंगे। ये जो n है, यहाँ पे ये जो n है, इसको मैं ऐसे न लिख के ऐसे लिखूँगा। अब ये क्यों करा, वेल ये लेंथ तो इसके बराबर है, और ये लेंथ क्या है, यानी कि ये लेंथ, ये क्या है, दिस इज़ 1/n। ये 1 है, ये 1+1/n है, तो दिस इज़ 1/n। तो ये जो रेशियो लिखा है, दिस इज प्रिसाइसली दिस अपॉन दैट, राइट। यानी कि वो इस लाइन का स्लोप लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान के चल रहा हूँ, आपको आती है। तो ये जो रेशियो है वो कुछ नहीं है, वो इस सीकेंट, ये इसको सीकेंट बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप लिखा हुआ है। पर जैसे जैसे एन हम बढ़ाते जाएंगे, ये जो लाइन है, इट शुड फील कि इट बिकम्स टेंजेंट टू द स्क्वायर रूट कर्व एट द पॉइंट 1। और ये सब जो है, दिस इज़ नॉट रिगरस येट, क्योंकि हमें डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आता, अभी हमने नहीं सीखा है, आपने फिजिक्स में सीखा होगा, और उसी इंट्यूशन को मैं अपील कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे इन बढ़ाते जाएंगे, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस सीकेंट, दैट शुड बिकम मोर एंड मोर द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज हाफ, वो हम प्रूव नहीं करेंगे, वो अब अगेन, अगर आप फिजिक्स में ये सब चीज़ें सीखी हैं तो आपको पता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट corresponding to the point 1 of the square root function is half. तो we can sort of pretend कि ये रेशियो is like half, और जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे, ये हाफ के और नज़दीक आता जाएगा, और हाफ पे कन्वर्ज कर जाएगा। सो दैट इज़ द इंट्यूशन बिहाइंड दिस रिजल्ट। क्यों ये हाफ है, आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों ये हाफ है। अगर कोई हमें नहीं भी बताता कि ये हाफ है, तो हम डिड्यूस कर लेते कि ये हाफ है। ओके, पर अब हम एक रिगरस प्रूफ देना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते टेंजेंट्स वेंजेंट्स के बारे में, तो हमें एक दूसरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, सो से सो प्रॉपर प्रूफ, से xn is this expression, all right, and note this dominates the square root of this product. This is AMGM. Okay, therefore उल्टा करके लिख देता हूँ, this is less than equal to 2n plus 1 by 2 minus n, which is equal to half. So we get xn
इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ। तो कम से कम कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। हमें दिखाना है एक्स एन कन्वर्जेस टू हाफ। लिख देता हूँ। तो कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है यहाँ से। ओके, सो नाउ लेट्स से एक्स एन इज हाफ माइनस डेल्टा एन, राइट। एक्स एन हाफ से तो छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो वी कैन राइट एक्स एन इज हाफ माइनस डेल्टा एन फॉर सम पॉजिटिव डेल्टा, फॉर सम पॉजिटिव डेल्टा एन। डेल्टा एन हाफ से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डेल्टा एन हाफ से बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, पर एक्स एन कभी नेगेटिव नहीं है। एक्स एन इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव। So we know that delta n is actually strictly greater than 0, and in fact we know it is strictly less than half, क्योंकि xn भी strictly less than half ही है। जब AMGM लगाया था तो ये inequality actually strict है, पर मैंने वैसे लिखा नहीं है। Anyway, so we have this and enough to show, just justify for yourself, enough to show that delta n converges to 0, राइट। अगर डेल्टा एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो अपने आप एक्स एन जो है वो हाफ पे कन्वर्ज करेगा। जस्टिफाई दिस। ओके, सो अब हम यही करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सो दिस गिव्स अस एक्स एन की डेफिनेशन क्या है, ये है। तो इस रेडिकल की वजह से दिक्कत आ रही है, तो ये रेडिकल हम हटाना चाहते हैं। उसको हम स्क्वायर करके हटाएंगे, पर अगर यहीं पे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो रेडिकल वापस आ जाएगा, राइट। यहाँ पे स्क्वायर करने पर रेडिकल फिर से आ जाएगा। तो हम ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले जा करके फिर स्क्वायर करेंगे। दिस गिव्स अस, राइट, एंड नाउ वी स्क्वायर। ओके, इसको एक बार नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक्चुअली एन स्क्वायर प्लस एन है लेफ्ट साइड में। तो क्या हुआ कि कम से कम ये करके बहुत सारे टर्म से छुट्टी मिली। सो दिस गिव्स अस 2n डेल्टा n is equal to this guy, and now we are pretty much done, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है दिस इज़ नॉट वेरी बिग। डेल्टा इज़ नॉट, डेल्टा एन जो है वो बड़ा नहीं है। डेल्टा एन कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, डेल्टा एन मतलब इज़ जस्ट 0 और हाफ के बीच में कुछ। तो ये चीज़ इज़ बाउंडेड बाय सम नंबर। इनफैक्ट दिस इज़ बाउंडेड बाय 1, क्योंकि डेल्टा एन हाफ से बड़ा नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ बाउंडेड बाय 1/4। whatever, this is less than equal to some number, doesn't matter what that number is. So 2n times delta n ही अगर बहुत, मतलब 2n times delta n ही अगर किसी एक कांस्टेंट चीज़ से बाउंडेड है तो डेल्टा n तो छोटा होता ही जाएगा, राइट। उसको n से इन्फ्लेट करने के बाद भी वो बाउंडेड रह रहा है। इसका मतलब डेल्टा n छोटा होता जाएगा। इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज द फॉलोइंग, दिस इम्प्लाइज this is less than equal to, I'll just write 1 by 2n. This is at most 1. This thing is at most 1 because of that reason. And therefore we can write this. और delta n नॉन नेगेटिव तो है, ये हमको पहले ही पता है। डेल्टा n इज नॉन नेगेटिव, ये भी हमें पता है। So now because of this sandwich we get the desired thing. तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इट्स ट्रिकी नहीं, मतलब इट्स अ ट्रिकरी वाला प्रूफ। आंसर पता था तो बाय हुक और बाय क्रुक। पहले तो यही स्टेप बहुत ऑब्वियस नहीं है कि यहाँ पे AMGM लगाया जाए, ऐसा भी नहीं कि लगाना ही पड़ेगा। आप कुछ और सोचेंगे उससे भी हो जाएगा। दिस इज़ वन वे टू गेट अराउंड, बट द एक्सप्लेनेटरी प्रूफ इज़ दिस। बात तो समझ में यहीं से आती है, एटलीस्ट फॉर मी। Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.